क्या ये वाकई में अब ये समय है कि हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, फिर भले ही वो हमें लाइन के उस पार भी जाके लेना पड़े, जैसे हमने बालाकोट में लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने और इवन चीन ने भी हमारी पीठ में हंसमें सुराग जाके करेगा। तो ये पूरी प्लानिंग करके और बालाकोट स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। उनका पूरा एक टेरर कैंप नेस्तनाबूद कर दिया गया, और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स और पीएएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स, इसमें कोई थोड़ी बहुत भी कंपटीशन बनती है, या फिर हमारी आईएएफ पीएएफ से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट, कहीं ज़्यादा आगे, कहीं ज़्यादा लीथल, कहीं ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हवा सा एक बना रखा है पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान आर्मी का, वो हमसे स्ट्रेंथ में, टेक्नोलॉजी में और वेपन्स में और मोराल में, हर चीज़ में हमसे बहुत कम है। देखिए, चाइना का क्या है, चाइना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, उसका सारा ऑयल सप्लाई इंडियन ओशन रीजन से आता है, और उस इंडियन ओशन रीजन को हम डोमिनेट करते हैं। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको डोमिनेट करती है। तो हमारे पास, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, तो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में हमारे पास रफेल है, और उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं तो सुखोई SU-30 MKI। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उनके पास F-16 और फिर JF-17 और भी बाकी चीज़ें। F-16 के बारे में एक चीज़ जो मैंने सुनी है, अगर अगर आप मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर पाएँ, कि यूएस ने पाकिस्तान को जो F-16 दिए थे, वो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए दिए थे। तो क्या ये F-16 के साथ ऐसी कोई ऑब्लिगेशन पाकिस्तान के ऊपर है इसके यूसेज को लेके, कि वो कभी भी भारत के साथ वॉर वाली सिचुएशन में इनको यूज़ नहीं कर सकता? तो जो हमारे पास रफाल आए हैं, वो 4.5 जनरेशन के लिए आते हैं, 5th जनरेशन नहीं है, लेकिन 4.5 जनरेशन, जो इस समय इस पूरे रीजन में सबसे बेस्ट है। मैंने से रीजन रीजन मीन्स चाइना, पाकिस्तान, एशिया रीजन जो हम सारे हैं, उसमें बेस्ट है। नमस्ते, मैं हूँ राहुल, और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, वो एयर कमांडर SP सिंह VSM सर हैं। ये एलुमनाई हैं प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज महू और डिफेंस स्टडीज स्टाफ कॉलेज ऊटी के। इन्होंने डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज में MPhil किया है। सर को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल अवार्ड, विशिष्ट सेवा मेडल, जिसे VSM भी कहते हैं, वो भी मिला हुआ है। सर सबसे पहले 1985 दिसंबर में एयरफोर्स में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। इनके पास 3000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने MiG-21 बाइसन से लेके SU-30 तक फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। सर ने फाइटर स्क्वाड्रन और बाद में SU-30 फाइटर फ्लाइंग ऑपरेशनल बेस को भी कमांड किया है। रिटायरमेंट के बाद सर ने रिवाइज ड्रोन पॉलिसी ऑफ इंडिया जैसे कई इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को लीड किया है। सर ने 60 से ज़्यादा आर्टिकल्स प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किए हैं, और द ग्रेट गेम इन द इंडो पैसिफिक, अ पाइवट टू इंडिया, डिप्लोमेसी इन टर्मोइल, एन ईयर ऑफ टर्बुलेंस, और एशिया डिफेंस रिव्यू 2022, 23 एंड 24 जैसी इंपॉर्टेंट बुक्स के एसोसिएट एडिटर्स भी रहे हैं। सर, सबसे पहले जय हिंद, सत श्री अकाल और नमस्ते। आपने आपके बिजी शेड्यूल में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। इट्स अ प्रिविलेज, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपके साथ आज बैठा हूँ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए, और आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया इस चर्चा के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी चर्चा से लाभान्वित होंगे और कुछ अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। सर, अभी हम लोगों ने देखा कि कठुआ में एक अटैक हुआ, और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो पिछले 2.5 महीने में 8 अटैक हो चुके हैं।
हम हमारे सोल्जर्स को, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को इस तरह इन अटैक्स में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। क्या ये वाकई में अब ये समय है कि हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, फिर भले ही वो हमें लाइन के उस पार भी जाके लेना पड़े, जैसे हमने बालाकोट में लिया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा देश की तरफ से, और उनके परिवार के लोगों को सबको सांत्वना दूंगा कि देश उनके साथ खड़ा है, हम सब उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और हम उनके शहीद बच्चों की शहीदी को नमन करते हैं। जी। हमारी सांत्वना सबके साथ है। अब आते हैं बात पर जो आप कह रहे हैं। देखिए, 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर एजेंडा दिया था कि नो, जब टेररिज्म होगा इस देश के साथ तो हम उसको बंद करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, जो इतने सालों से, जब से आज़ाद हुए तब से हमारे अगेंस्ट टेरर एक्टिविटी करता है। हमारे कई जवान शहीद हुए, आप जानते हैं पुलवामा जैसी बड़ी घटना हुई, उससे पहले बड़ी हुई। जी। तो शुरू से भारत का एक जो नज़रिया था कि हर बात को बातचीत के जरिए शायद सुलझाया जा सकता है। जी। लेकिन चाणक्य की जो नीति है साम दाम दंड भेद, वो हम अभी शायद अपना नहीं पा रहे थे उस समय, और हम सोच रहे थे कि मित्रता का हाथ बढ़ा के शायद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने और इवन चीन ने भी हमारी पीठ में हंस में छुरा घोंपा, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की हो, चाहे वो उसका 1999 की कारगिल का युद्ध हो, जो भी, इस तरह हर जगह मैत्री का हाथ बढ़ा के उन्होंने पीछे से धोखा दिया। इस सबको देखते हुए जब नई गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने अपना स्टैंड बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिया। इस सख्ती के कारण धीरे 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 बड़े सारे मेजर लिए गए और टेररिज्म थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ आ गया था। लेकिन बीच में, जैसे आपको पता है कि पुलवामा अटैक हुआ। जब ऐसा अटैक हुआ तो देश ने एक निर्णय लिया, देश की सरकार ने, कि अब वक्त आ गया है कि हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब आप इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करते हैं, तो ये एक युद्ध की घोषणा होती है सरिया, उसको आप डिनाई नहीं करते, इसको एक्सलेट। तो बड़ी सोच समझ से पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लेके ये देखा गया कि ये टेररिस्ट जो है आए कहाँ से है, उनकी पूरी जानकारी ली गई, उनको ट्रैक किया गया और ये पाया गया कि वो पीओ के रीजन से आ रहे हैं जहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सेंटिटी है कि कोई भी एक दूसरे की तरफ अगर क्रॉस भी करता है तो उसकी वैलिडिटी, उसके वो युद्ध की तरफ नहीं जा सकता। आप ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करें तभी युद्ध डिक्लेयर होते हैं। तो हमने ये देखकर हमें जो टेरर कैंप था उसको पूरा ध्वस्त करने के लिए एक प्लान बनाया गया। इस समय जो पहले स्थिति एयरफोर्स की थी शायद ऐसी नहीं थी कि हमारे पास उस तरह के वेपन नहीं थे, उस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं थे या स्किल नहीं था कि हम ये सब कर पाते। धीरे धीरे ये डेवलप किया गया है और उसके बाद इजराइल की एक पर्टिकुलर वेपन है स्पाइस 2000, वो करीब 100 किलोमीटर दूर से भी मार कर सकते हैं। ओके। और उसके अंदर अलग तरह के जो है हेड है, वेपन हेड है, जो अलग तरह, कोई एक ऐसा है जो हजारों जो है पैलेट निकालता है, पैलेट में छल्ले निकल के और पूरे लोगों के अंदर जाकर उनको समाप्त कर सकता है। कुछ ऐसा है जो इतना प्रेशर बढ़ा देता है ब्लास्ट होने के बाद कि वहाँ पे सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं, लाइट लैंग्वेज में बोलते हैं, एवरीथिंग विल इवेपोरेट। इस तरह के वेपन हमारे पास थे। हमें ये पता था कि वो टेररिस्ट जो है वो एक ऐसे बंकर्स, ऐसी बिल्डिंग छुपे हैं जो बड़ी कंक्रीट से बनी है, पहले उसको तोड़ना है, उसके बाद उसके ये वेपन जाके करेगा। तो ये पूरी प्लानिंग करके और बालाकोट स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। उनका पूरा एक टेरर कैंप नेस्तनाबूद कर दिया गया और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो एक लेसन है, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकता था उसके लिए, हमने क्योंकि टेरर कैंप पे अटैक किया था। और पाकिस्तान अगर बोलता है ये मेरा टेरर कैंप है तो वो इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को गलत साबित कर कि मैं तो बड़ा शांतिप्रिय नेशन हूँ। और इस बात का हमने फायदा उठा के उनको ऐसी जगह करा कि ना तो उस कबूल सकते थे ना मना कर सकते थे। बराबर। तो इस डिप्लोमेटिक थॉट को लेकर स्ट्रेटजी प्लान करके उस जगह में किया गया, वहां पे सब।
अब जब ऐसे इतना बड़ा आप टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो पूरा टेरर आउटफिट जो स्लीपर सेल इंडिया में है, जो उनका कंट्रोल है, सब कुछ है, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। और बड़े बड़े उनके जो लीडर थे वहां पर जो उस समय मीटिंग कर रहे थे, वो सब उसके साथ खत्म हो गए। तो एक पूरा गैप आ गया, वॉइड आ गया। जो आईएसआई बरसों से तैयार कर रहा था, वो सब गैंग पूरा ध्वस्त हो गया। तो इसको अब उसके कारण आप देखिए, उसके बाद करीब 3-4 साल तक कोई टेरर अटैक नहीं, कोई इंडिया में कहीं बम धमाका नहीं, छुट टूटे का हुआ तो हुआ, नहीं तो पहले हर शहर में हर रोज धमाके होते, वो सब बंद हो बराबर। गए। और पाकिस्तान को भी सबक मिल गया कि अगर हम ये कंटिन्यू करेंगे तो इंडिया अब बदल चुका है, इंडिया जो है हमें बिल्कुल विनाश करने की कगार पर खड़ा कर दिया। तो ये बड़ा क्लियर था पाकिस्तान को। तो उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट लिया और ये टेररिज्म JNK से हमने खत्म कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा अजगर है और सांप है जो बार बार फन उठाएगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए था। और देखिए, किसी भी देश में एक वीक एरियाज होते हैं, वीक टाइम होते हैं। अब हमारे देश में अभी जनरल इलेक्शन हुए 2024 में, और वो ऑलमोस्ट मार्च से तैयारी करते करते जून तक सब चले ना। वो क्या होता है, उस समय पूरा देश, आपका ध्यान जो है सभी का केंद्रित है चुनाव की तरफ, कि हमारा देश जी। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, करोड़ों लोग वोट डालेंगे, उनका सब मैनेज करना। तो पूरी देश की संस्थाएं तकरीबन वहां ध्यान होता है। तो कुछ आपका कमी आ सकती है, जबकि आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कमी है, और उसका जो है दुश्मन भरपूर फायदा उठाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो वॉइड था, उसके बीच में ये टेररिस्ट जो आए थे वो फिर से कहीं इन्फिल्ट्रेट किए और उन्होंने उसका फायदा उठाया और ये टेररिस्ट एकदम बढ़ गए। उसके कुछ पॉलिटिकल कारण भी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, क्यों है, बैकग्राउंड में क्यों हो रहा है, वो एक अलग रीजन है, अलग स्टोरी है। जी। पर जो ये इमीडिएट अभी अटैक हुए थे, वो फिर से हिंदुस्तान को डिस्टेबल कर। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम फिर से उसी जगह पर आके खड़े हो गए जहां हमने बालाकोट किया था। तो ये वक्त आ गया फिर से शायद कि हमें ऐसा ही कुछ सबक फिर से पाकिस्तान को सिखाना पड़ेगा, नॉट इन द सेम फॉर्म, किसी और तरीके में। जी। ये मेरा विचार। बराबर। सर, अगर जैसे आपका इतना बड़ा एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है, मैं अगर उस एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए आपसे अगर मैं पूछूं कि IAF इंडियन एयरफोर्स और PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स, इसमें कोई थोड़ी बहुत भी कंपटीशन बनती है, या फिर हमारी IAF PAF से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट, कहीं ज़्यादा आगे, कहीं ज़्यादा लीथल, कहीं ज़्यादा डेंजरस है, या किसी भी तरह से PAF कोई कंपटीशन में बनता है? ये बहुत अच्छा आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है हमारे देश के हर देशवासी के लिए जो अपने देश से प्यार करता है, कि उसको है फिक्र कि भाई हमारे जवान जो हैं किस टेरर अटैक में शहीद हो रहे हैं, तो क्या हमारी सेना उसको काउंटर करने में मजबूत है ना। उसमें वायुसेना का एक बहुत अहम रोल है, बालाकोट स्ट्राइक में हम देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो हुआ सा एक बना रखा है पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान आर्मी का, वो हमसे स्ट्रेंथ में, टेक्नोलॉजी में और वेपन्स में और मोराल में, हर चीज़ में हमसे बहुत ही कम है। होता क्या है, आपके जो प्रॉक्सी होते हैं, जैसे चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, न्यूक्लियर वेपन तक सप्लाई करता है, सब कुछ देता है, उनको फंडिंग भी देता है। और उसके बदले में पाकिस्तान उसको अलाउ करता है चाइना का CPEC कॉरिडोर बनाने में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बिल्कुल पूरे ऑल अक्रॉस जाके कराची तक जाएगा, जहाँ से उनकी ऑयल सप्लाई होगी। देखिए चाइना का क्या है, चाइना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, उसका सारा ऑयल सप्लाई इंडियन ओशन रीजन से आता है और उस इंडियन ओशन रीजन को हम डोमिनेट करते हैं। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको डोमिनेट करती है। तो चाइना को हमेशा से खतरा है कि मेरी सप्लाई कभी भी बंद की जा सकती है। यदि हमारी चाइना के साथ कभी वॉर हो तो हम उसका पूरा ऑयल यहाँ से बंद कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का चोक पॉइंट है जहाँ पे उसको चोक कर सकते हैं। राइट। हमारी नेवी इसमें सक्षम है, एयरफोर्स कर सकती है। तो ये चीज़ें सोचते हुए चाइना एक अपना अलग से कॉरिडोर दिया, उसके लिए चाइना इनको वेपन दे रहा है और ये वेपन हम पाकिस्तान के पास है। नहीं तो अपना जो उनका क्षमता है बहुत ही कम है। उनके जो जहाज़ हैं सब पुराने हैं, नया जहाज़ कोई नहीं है। अभी जो चाइना ने दिए हैं वही उनके फाइटर जहाज़ हैं।
उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल है, रडार्स हैं, वो सब बड़े पुराने हैं। कुछ नए इनको मिले हैं, या तो एड मिली है, और जो एड मिलती है यूएसए से, ये उसको लोगों की भलाई करने के नाम पे लेते हैं और उसको वेपन खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान में आर्मी रूल करती है, चाहे वो राइट। परोक्ष हो या सामने हो, रूल तो सब तो डिसीजन आर्मी लेती है। तो राइट। सारा खर्चा जो है वो आर्मी, ऑब्वियसली अगर आर्मी करे तो डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करेंगे, आईएसआई एजेंसी। तो इन सब चीज़ों चलते हैं उन्होंने अपनी क्षमता तो बनाई है थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं है कि वो हमें चैलेंज कर सके। ठीक, ये इसके कारण क्या है, हमारी जो एयरफोर्स की क्षमता है इस समय, हम सक्षम हैं टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट में चाइना के साथ वॉर, और पाकिस्तान अगर इकट्ठी भी होती है तब भी हम उसमें अपने, हमारे पास वेपन, हमारे पास एयर कार्ड, हमारे पास रनवे, रडार, सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको दोनों फ्रंट में कर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर हम दोनों फ्रंट पे एक साथ सक्षम हैं तो ये तो उसके मुकाबले एक तिहाई भी नहीं है। तो इसलिए हमारी वायुसेना हर लिहाज से, चाहे वो पायलट्स हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वीर हमारे जवान हों, चाहे हमारे जहाज़ हों, चाहे रडार हों, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, आप कुछ भी लीजिए, और उससे ऊपर तो सैटेलाइट की पूरी कम्युनिकेशन वॉर, वो सब हमारे इससे बहुत आगे है। तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। तो ऐसा हमारे देश में किसी भी नागरिक को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए वो ये टेररिज्म का रास्ता अपनाता है। राइट। सर मैं अब इसी बात को थोड़ा सा और अगर आगे पूछूं आपसे, तो हमारे पास अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में हमारे पास रफ़ेल है, और उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं तो सुखोई SU-30 MKI। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उनके पास F-16 और फिर JF-17 और भी बाकी चीज़ें। F-16 के बारे में एक चीज़ जो मैंने सुनी है, अगर अगर आप मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर पाएँ, कि यूएस ने पाकिस्तान को जो F-16 दिए थे वो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए दिए थे। तो क्या ये F-16 के साथ ऐसी कोई ऑब्लिगेशन पाकिस्तान के ऊपर है इसके यूसेज को लेके, कि वो कभी भी भारत के साथ वॉर वाली सिचुएशन में इनको यूज़ नहीं कर सकता? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए क्या होता है, जब इनको पाकिस्तान ने ये बोला था कि हम टेरर विक्टिम हैं, खुद एक टेररिज्म देश होके कहते हैं हम टेरर विक्टिम हैं, तो उस बेसिस पर यूएसए ने इनको, बिल्कुल आप सही हैं, F-16 दिए। F-16 के दो वर्जन है, A&B एंड CND। CND वर्जन है जो न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता है। नाउ ये उनके, ये जो रिस्ट्रिक्शन जो आप बात कर रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शन है एक पर्टिकुलर वेपन की। ओके। एमराम मिसाइल जो एक है, वो उस मिसाइल की रेंज जो है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उस मिसाइल के लिए उसका एक कोडिंग जो है वो यूएस के पास है। वो सिर्फ इसलिए दी गई है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी डिफेंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे देश पर, स्पेशली भारत पर अटैक के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो यूएस ने बड़ी क्लियर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो वो अगर कभी भी फाइट, हमारी वॉर होती है उसके साथ, तो पाकिस्तान को F-16 के वो पर्टिकुलर वेपन नहीं यूज़ कर पाएगा, ये बड़ा क्लियर है। और ये वेपन जो है, जब यूएस से अफगानिस्तान से अपना ऑपरेशन कर रहा था, जो इतना लंबा 10 साल ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन के समय में यूएसए को उनके अपने F-16 के लिए ये एंटी टेरर वेपन चाहिए थे। तो उनको स्टोर करने के लिए, बिकॉज उनको एक लॉन्च पैड चाहिए, उनको एक एयरफील्ड चाहिए। तो इसके लिए एक बार्गेन, मान लीजिए एक बार्गेन चिप था, या क्विड प्रो को कह लीजिए, कि उनके जो एयरफील्ड से यूएसए के F-16 ऑपरेट कर रहे थे और वेपन उनके वहीं रखे गए थे। लेकिन जब वो स्टोरेज है वेपन की, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर है कि आप इंडिया के अगेंस्ट उसको यूज़ करेंगे, ओनली अपनी डिफेंस के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, तो अटैक के लिए नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर है। दूसरा, आप जहाज की बात कर रहे हैं, मैं आपको एयरक्राफ्ट की कंपेरिजन बताता हूँ कि एयरक्राफ्ट की जनरेशन बोलते हैं हम। जनरेशन मीन्स जैसे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अभी हम 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की लीग में आ चुके हैं। इनमें जनरेशन में फ़र्क क्या होता है, ये सब जो एयरक्राफ्ट है इनके अंदर बड़ी एडिशनल कैपेबिलिटीज़ लगाई जाती है, जैसे स्टेल्थ आ गया, या लॉन्ग रेंज वेपन्स आ गए, एयरबॉर्न एक रडार ऐसा कंट्रोल करता है, लॉन्ग रेंज रडार है, उसके और
नेविगेशन सिस्टम ऐसे लगा दिए, ये सब इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हैं। एक जो एक अर्थ है, जैसे अभी जो है नेट सेंट्रिक वॉरफेयर में पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी जनरेशन बनाती हैं। तो जो हमारे पास रफाल आए हैं वो 4.5 जनरेशन के लिए आते हैं, 5th जनरेशन नहीं है, लेकिन 4.5 जनरेशन जो इस समय इस पूरे रीजन में सबसे बेस्ट है। मैंने से रीजन मीन्स चाइना, पाकिस्तान, एशिया रीजन जो हम सारे हैं उसमें बेस्ट है। तो हमारे पास सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट है, सबसे लेटेस्ट जनरेशन के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। पाकिस्तान में जो JF-17 है वो चाइना के बोलते 4th जनरेशन है, पर एक्चुअली 3.5 मान के चलिए, उसमें काफ़ी लिमिटेशंस है, फिर उनकी इंजन की लिमिटेशन है। हमारे पास उसके इक्विवेलेंट, उससे बेहतर जहाज जो 4th जनरेशन के है वो Su-30 है। तो अगर हमारे पास रफाल नहीं भी आता तो Su-30 ही काफ़ी है। आप ये मानिए हमारे पास 200 से अधिक Su-30 है। राइट। और एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, किसी ज़माने में हमारे पास MiG-21 थे जो फेज आउट हो गए हैं, तो MiG-21 जो है वो 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट थे। तो उनका मिराज 5, मिराज 3 इस तरह के जहाज थे। F-16 उनके पास आए, हमारे पास मिराजेस थे, बिल्कुल कंपेरेबल एयरक्राफ्ट है तकरीबन सब जगह से। और उसके बाद हमारे पास Su-30 आ गए ना। Su-30 आने से बिल्कुल वेपन जो बैलेंस ऑफ पावर है वो टिल्ट हो जाता है, और हमारे पास 200 से अधिक है। एक सिंपल एग्जाम्पल, जो पहले किसी ज़माने में 4 MiG-21 एक काम कर सकते थे, वो एक अकेला Su-30 कर ले, ओके, बल्कि उससे ज़्यादा कर सकता है। वो 4 MiG-21 जाके एक ही तरह का अटैक कर सकते हैं, एक ही तरह का काम कर सकते हैं, या तो एयर डिफेंस कर सकते थे या अटैक कर सकते थे। Su-30 सारे काम कर सकता है। एक ही Su-30 हवा में रह के अटैक भी कर सकता है, टैंक पे अटैक भी कर सकता है, शिप पे अटैक भी कर सकता है, और किसी ग्राउंड टारगेट पे अटैक कर सकता है, उसी समय जाके एयर डिफेंस भी कर सकता है। ओके। आप देखिए 12 मिसाइलें कैरी करते हैं एयर डिफेंस, और MiG-21 से 2 मिसाइलें कैरी करते हैं। तो इतना फर्क है। जो टनेज है, लोड टनेज, वो जो एक MiG-21 था वो 1 टन लोड लेके जाता था, ये 12 टन लोड लेगा, 12 गुना वेपन लेके जा सकते हैं। तो बड़े सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके कारण जो ये एयरक्राफ्ट जो है बड़े सक्षम है, और हमारे पायलट्स इसमें बड़े ही स्किल्ड हैं। अभी अब एक छोटी सी और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए आपके, कि जब अभी ये लेटेस्ट एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी एक्सरसाइज है जो एयर एक्सरसाइज है, जिसमें करीब 37-38 देशों की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया कराता है। लास्ट एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत का स्थान सर्वप्रथम रहा। भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और हम पूरे उसमें सर्वप्रथम आए। तो आप ये सोचिए, ये हमारी सक्षमता है, जहाँ पे US से भी पार्टिसिपेट कर रहा है, UK भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, सब कंट्रीज करती हैं पार्टिसिपेट। और हमारे Su-30 रफाल गए और उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे ये बोलिए कि जैसे बोलते हैं छा गए। तो वो तो वैसी सक्षमता है। तो पाकिस्तान हमारे सामने एयरफोर्स कुछ उसके ठीक है। हाँ, ये बात जरूर रखनी चाहिए, दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। ये मैं हमेशा मानता हूँ। वो कभी भी कुछ कर सकता है, अपनी सक्षमता जानिए, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर मत मानिए, बस ये ध्यान रखिए। एग्जैक्टली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि दुश्मन को कभी कम ना आके। और इसी चीज से रिलेटेड मैं अगर एक अभी रिसेंट एग्जांपल देखूं, तो जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे, उन्होंने F-16 को पाकिस्तान के मार गिराया था, और वो भी MiG-21 बाइसन, जो कि लगभग 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। सर, इसी से रिलेटेड मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा कि नाउ डेज अभी हम देखते हैं कि हमारे MiG-21 काफ़ी क्रैश हो रहे हैं, और उससे एक फ्लाइंग कॉफिन भी हम लोग कहते हैं या फिर कहा जाता है। तो क्या हम उसे इमीडिएटली रिप्लेस करने की पोजीशन में नहीं है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से या तेजस से? पहली बात तो बताऊं आपको, जो आप बोल रहे हैं, फर्स्ट थिंग रिप्लेसमेंट। अभी MiG-21 सारे रिप्लेस हो चुके हैं। ओके। अभी एयरफोर्स ने, हाँ, लास्ट MiG-21 फ्लाई किए थे, स्क्वाड्रन वाइंड अप, तो अभी हमारे पास इन्वेंट्री में कोई भी MiG-21 नहीं है। ओके। ये बड़े समय से हमारी कोशिश थी उनको करने की, नॉट बिकॉज कि उनके एक्सीडेंट हो रहे थे ज़्यादा, बल्कि ये कि एक वो जहाज काफ़ी पुराने, जब मैंने बोला 3rd जनरेशन जहाज थे, वो आज की वॉरफेयर में फिट ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनका रोल बहुत कम हो गया। आज की वॉर हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गई है। आप सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर होती थी, वहाँ तो 2 पायलट होते, कॉकपिट में बैठते थे, वो कॉकपिट का पीछे खोल के हवा में उड़ते, प्रोपेलर जहाज होते थे, और हाथ से बम नीचे फेंकते थे। वो स्टेज थी। लेकिन अब तो ऑटोमेटेड वेपन स्टेज में आ गए,
अभी मिसाइलें ऐसी आ गई वो 200 किलोमीटर से आप दूर मिसाइल फायर कर सकते हैं। आपके वेपन इंजन को पीजीएम बोलते हैं, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, वो आप इतनी अच्छी एक्यूरेसी कि आप 3 मीटर के दायरे में फायर कर सकते हैं। पहले होती थी एक्यूरेसी 50 मीटर, 100 मीटर, ये दूर कहीं बॉम्ब गिरा, एक्यूरेसी नहीं थी। तो अभी जो है प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स है, बड़ा कुछ है। तो ये सब चीज़ें चेंज होने के बाद तो मिग-21 की यूटिलिटी धीरे 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 समाप्त होती है, उनको हमें फेज आउट करना था। हाँ, ये ज़रूर है उसमें समय लगा। समय इसलिए लगा कि एलसीए जो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका नाम तेजस दिया गया है, वो उसके बनने में क्योंकि हमारे पास इंजन टेक्नोलॉजी नहीं थी। सी एक इंजन जो है उसकी पावर जो है पावर हाउस इंजन है, तो इंडिया के पास इंजन बनाने की क्षमता ही नहीं थी। हमने कोशिश करी, बड़ी करी, नहीं हुआ सफल, और हमारे सभी इंजन जो है बाहर से आते थे। तो जैसे देश है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, जर्मनी, ये सब इंजन इन्होंने टेक्नोलॉजी जो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेगा आपसे। धीरे 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 हमने सीखा है और हमारे अपने इंजन बनाने की क्षमता के बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी आज भी हम इंजन हमारे एयरक्राफ्ट के साथ बाहर से आते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो करना है। लेकिन हमने उसके इसलिए हमें जहाज जो है बाहर से खरीदने पड़ते हैं डायरेक्ट, जैसे Su-30 खरीदा, जैगुआर खरीदा, मिराज खरीदा, रफाल खरीदा, ये सब खरीदने पड़ता है क्योंकि उनके हमारे पास इंजन ही नहीं है बनाने, इंजन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन इसके कारण ये नहीं कि अगर हमारे पास इंजन बनाने की क्षमता है तो हमने जहाज लेने रोक दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी जो प्रधानमंत्री ने निर्भरता का जो आह्वान दिया है उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब हम फ्रांस के साथ मिलके, यूएसए के साथ मिलके, उनके साथ इंडियन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे सीखेंगे और हमारे यहाँ बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इस चीज़ का जो आपके एक बात है। तो इसके साथ में एक बार बोल, जो आप अभिनंदन की बात कर रहे थे, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन उसमें विंग कमांडर थे। वो जो बाइसन लेके उड़े हैं वो बाइसन पुराना मिग-21 नहीं है, उसका जो ढांचा है पुराना है, लेकिन उसके अंदर जो इंजन है मॉडिफाइड है, और जो उसके अंदर एवियोनिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, जो रडार है वो अपग्रेडेड है। तो उस रडार की क्षमता थी कि वो 40 मीटर दूर तक देख के मिसाइल फायर कर सकता था। पहले के ज़माने में मिग-21 5 या 6 किलोमीटर देख सकता है, 10 किलोमीटर मैक्सिमम। अब ये रडार जो है इसकी मिसाइलें ज़्यादा दूर तक जा सकी, उस कारण से वो इस F-16 को मार पाए। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हुआ। बाकी जो आप कह रहे हैं मिग-21, जो आपने वर्ड यूज़ किया फ्लाइंग कॉमेडी, मैं सब लोग यूज़ करते हैं। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मेरे जो आपने 3,000 फ्लाइंग आवर्स बोले, उसमें से 2,000 घंटे मेरे मिग-21 में, और मिग-21 में 1 घंटा फ्लाइंग मतलब 2 बार ही टेक ऑफ लैंडिंग, कम से कम आधे घंटे की फ्लाइंग होती है। तो आप उसे मानिए कि मेरी 6,000 सॉर्टीज हैं, सॉर्टी मतलब टेक ऑफ से लैंडिंग, तो 6,000 बारी में टेक ऑफ लैंडिंग अलग, और उसमें से 4,000 जो है वो मिग-21 में। मैंने मिग-21 स्क्वाड्रन भी कमांड करी बहुत। तो ऐसा नहीं है एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी है, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे जैसे जहाज पुराना हो जाता है उसके स्पेयर मुश्किल हो जाते हैं, कई बार उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कई बार उसके बर्ड हिट हो गया, कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया, कई बार पायलट की गलती हो जाती है। तो बड़े कारणों से ये ऐसा हो सकता है। तो और सबसे ज़्यादा हमारे देश में मिग-21 फ्लाई करते थे, तो अगर सबसे ज़्यादा फ्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी उन्हीं के होंगे। राइट। आप देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। जब हमने मिराज 2000 खरीदे थे तो करीब 2 साल बाद फ्रांस के पायलट्स हमारे साथ उड़ने के लिए आए। तो जब 2 साल आए तो उसने देखा कि सब पायलट्स ने लगा रखे, अपने बैच लगाया 500 आवर्स 500 आवर्स 500 आवर्स, वही हमने 500 घंटे मिराज में उड़ा लिए। तो वो जो फ्रांस के पायलट थे जो पिछले 10-12 साल से उड़ा रहे थे, उनके किसी के भी 200 घंटे ज़्यादा नहीं थे। वो बड़े हैरान, कहते जी आप हमारे मिराज 1000 हमारे पे, आपके हमारे से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स है, ऐसा कैसे है? तो क्योंकि हमारे देश की आप देखिए ना सीमाएं कितनी है। जी। अनलाइक फ्रांस, हमारे देश के नॉर्थ में चाइना बैठा है, हमें खतरा वहाँ है, ईस्ट में चाइना है, खतरा है, वेस्ट में पाकिस्तान है, ठीक है, और साउथ में अब इंडो रीजन में भी चाइना घुस रहा है। तो हमारे तो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं। तो हमें अपने पायलट्स को सक्षम बनाना, उनकी ट्रेनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतने अच्छे पायलट होंगे, उतना हमारी प्रैक्टिस होगी, उतना हम वॉर में जी। तो इस कारण से हमें जहाज ज़्यादा उड़ाने पड़ते हैं। फिर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे उतने पायलट भी ज़्यादा थे। तो इन सबको अगर कंपेयर करें तो बिकॉज अब हमारे जहाज ज़्यादा उड़ेंगे तो उतना खतरे की तरफ जाएंगे।
आप सीधा ग्राउंड पर रखिए, झाड़ू उड़ाइए मत, तो कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो ये कारण था मिग 12 जो है सर्वाधिक उड़ते थे। हमारे पास उस समय मिग 12 200 से ऊपर थे मिग 12 और सिर्फ 40 मिराज थे। तो आप सोचिए 40 मिराज जो उड़ रहे हैं उसका 5 गुना मिग 12 उड़ते हैं, तो उनके एक्सीडेंट भी होने के चांसेस 5 गुना है। दूसरा कारण, जो मिग 12 है वो जो बिल्कुल यंग पायलट आते थे नई नई ट्रेनिंग करके, उनको दिया जाता है, उनका एक्सपीरियंस कम होता है, तो उनसे गलतियां होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तभी वो सीखेगा। आप अपने बच्चों को साइकिल सिखाते हैं, तो क्या आपका बच्चा फर्स्ट डे पैडल मार के ले जाता है और 10 बार ही गिरता है, उसके घुटने छिलते हैं, उसके हाथ छिलते हैं, आप क्या करते हैं, उसको उठा के मलहम लगाते हैं, प्यार करते हैं, चल बेटे दोबारा करो। आप उसको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, पुरानी कहावत है, वो कैसे गिरते शह सवार है ना, वो तो फिर क्या गिरेंगे, जो इस तरह कुछ है ना। तो उसी तरह से तो अगर आप अपने साइकिल पे गिरे बच्चे को बार बार उठा के प्यार से फिर मौका देते हैं गिरने का, तो हमारे मिग 12 जो बच्चे हमारे जहाँ सीख रहे हैं उनको मौका क्यों नहीं? हम उनको क्यों बार बार कहते हैं कॉफिन है कॉफिन है, हम उनको हतोत्साहित कर देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वही पायलट आपकी देश की रक्षा में आएंगे। अगर आपने उनको आज ही डरा दिया, आज ही उनको बोलोगे नहीं ये तो कॉफिन में उड़ लो, तो वो आपकी रक्षा, वो तो खुद अपनी रक्षा के लिए सोचेगा, वो आपकी रक्षा क्या करेगा? तो कभी भी मेरा ये सब दर्शकों से निवेदन है कि हमारी फौज को, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो आपकी 24 घंटे रक्षा करते हैं, 24 घंटे, चाहे तूफान हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कुछ हो, उनको कभी भी इस तरह की बातें करके हतोत्साहित मत करिए। एब्सोल्युटली, ये रिस्क है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसको वो लोग ज्वाइन करते हैं जो हमारे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहा था, जेको खेल खिवन का चाहो, सिर धर तली गली मुरियाओ। मतलब जिसको युद्ध में जाना है और अपने सिर पे अपने हाथ पे सिर रखे आए, वो मेरे सामने आओ। आप सोचो कोई ऐसा जवान है कि जो बोले कि मुझे पैसे दो, मैं अपनी जान दे रहा हूं? कोई नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लीजिए कि आप बोले ये लो हम आपको 2 करोड़ रुपए देते हैं, आप जाके मर जाओ देश के लिए, कोई नहीं करेगा। ये एक जज्बा है, ये एक पैशन है, ये एक कमिटमेंट है हर सोल्जर की, चाहे वो जवान हो, चाहे पायलट हो, चाहे ऑफिसर हो, उसकी कमिटमेंट है अपने साथ और अपने देश के साथ कि मैं देश के कुर्बान में जा रहा हूँ, मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। जैसे भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए जाते हैं, फौजी अपने देशवासियों की रक्षा के लिए जाते हैं, और आप उसको बोलते हैं नहीं तुम तो फ्लाइंग कॉमन उड़ा रहे हो। ये मैं बड़े समय से बता रहा हूँ। हम लोग बड़ी जल्दी मीडिया के बहकाव में आके बोलना है, ये मीडिया की बहुत बड़ी गलती है इसमें। मीडिया, मैं कह रहा हूँ हमारा मीडिया फिर इररिस्पॉन्सिबल है। उनको सोचना चाहिए कि आपके बोलने का क्या है। यस, आप बताइए एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका रीजन जानिए। कल को फिर मैं बोलूंगा सारे ट्रक जो चलते हैं सब कॉफिन है, सारी कारें सब BMW, 50 एक्सीडेंट होता है BMW के, वो अपने भी नहीं करते, वो अपने जो लोग बेचारे उनको मार देते हैं, लेडीज को मारते हैं, तो फिर BMW सारे कॉफिन है। तो BMW कंपनी बंद क्यों नहीं करते हम? सारी कारों की कंपनी, हम सब साइकिल चलाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रैक्टर बंद करो, कारें बंद करो, बसें बंद करो, ट्रकें बंद करो, सब करो, सारे कॉफिन है। तो ये, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हूँ राहुल, क्योंकि मैंने मिग 12 में अपनी जिंदगी उड़ाई है, और मैंने बच्चों को देखा है उड़ाते हुए, मैंने उनको सिखाया है, मैंने 100 से ऊपर पायलट इस देश को दिया है, मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। मैं बड़ा इमोशनल होता है इस बात पे जब आप मिग 12 को कोई बोलता है कि ऐसे। उस मिग 12 ने हमारे देश की रक्षा, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश की रक्षा करने वाले मिग 12 ने हर वॉर में हमें जिताया। बराबर। और आज वो बूढ़ा हो गया जहाज, तो हम उसको बोलेंगे वो कॉफिन है। क्या हम अपने माता पिता जो हमें करते हैं उनको बोल रहे हैं कि आप कॉफिन हो? हम उनकी उंगली पकड़ के साथ चलते हैं उनको, एग्जैक्टली, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो ये फिर हम अपने हर पायलट की जान एक और के साथ जुड़ी होती है, वो उसको एक वस्तु नहीं मानता। बराबर, ठीक है, वो उसको अपना अभिन्न मानता है। तो ये, सॉरी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ जबकि आपका टॉपिक नहीं था, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ हमारे देशवासी इस बात को समझे, देश की युवा पीढ़ी इस बात को समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेना का, आपका मान सम्मान, उत्साह उनका बढ़ाइए, कम मत कीजिए। ठीक है सर, आपने जो एक शब्द बोला वो बहुत मायने रखता है, वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है।
और उस एक एक शब्द से जो बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं या बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या जो कभी कभी नोइंगली अननोइंगली एक डिसरिस्पेक्ट शो हो जाती है, वो चीज़ें उससे क्लियर होंगी, वो चीज़ें दूर होंगी। और ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि एक इमोशनल कनेक्ट है आपका, क्योंकि जो 3000 आवर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें से आपने 2000 घंटे का आवर्स का एक्सपीरियंस मिग 21 के साथ है, और आपने 100 से ज़्यादा पायलट्स इस देश को ट्रेन करके दिए हैं। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो एक कितना इमोशनल कनेक्ट है आपके साथ में। सर इसी चीज़ से मैं आगे और आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जो जिसका आपने जिक्र थोड़ा सा अभी पहले भी किया था, कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का आपने बात बताई थी। तो क्या अभी हमारे पास, भारत के पास इस तरह के अभी एयरक्राफ्ट हैं, या फिर हम उसकी मेकिंग की प्रोसेस में हैं, या फिर हम उन्हें खरीद रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड कुछ? देखिए, इस पूरे एशिया रीजन में जो 5th जनरेशन एगा के क्लोज टू 5th एंड स्टेल्थ एगा, वो सिर्फ अभी चाइना के पास है। तो चाइना हमसे बहुत एडवांस कंट्री है, उसमें डाउट नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे काफ़ी आगे है, और इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं है। हाँ, अब देखिए, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जैसे Su-35 है, वो जो है रशिया का है। Su-35 हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं पिछले 2 साल से, रशिया के साथ ज्वाइन अप करने की। एक ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं उसको, ताकि वो हम उनके साथ, हमारा देश भी पैसा लगाएगा, रशिया भी लगाएगा, और उसमें हमें भी थोड़ी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, और फिर फाइनली वो कुछ जहाज़ हमें मिलेंगे रशिया से। फिर उन जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शुरू हो सकती है। तो इस तरह से हम धीरे 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 टेक्नोलॉजी और वो जहाज़ हम ला पाएंगे 5th जनरेशन। वो है हमारे पास एक रास्ता जो है। दूसरा, अब हमें साथ साथ हर चीज़ 5th जनरेशन एक पर नहीं डिपेंड करती है, क्योंकि हमें हर तरह के जहाज चाहिए। हमें 3rd जनरेशन अब चले चुके हैं, तो 4th जनरेशन 4.5 और 5 के सब चाहिए। हमारे मेन थ्रस्ट जो है वो 4th जनरेशन या 4.5 के होने चाहिए, बिकॉज 5th जनरेशन एक बड़े कम, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, तो कम होंगे। जैसे रफाल जो है, 36 रफाल हैं, एक्सक्लूसिव है, लेकिन Su-30 हमारे पास 300 और 250 के ऊपर है, तो एक मास प्रोडक्शन है। अभी Su-30 हमारे देश में बनते हैं। इसी तरह हम Su-35 के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक हमें डील, जो हमने सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी फाइटर जहाज की डील है वर्ल्ड की, वो है MRF में, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो पहले MMRCA नाम दिया गया, तो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो डील जिसमें रफाल सिलेक्ट हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, पॉलिटिकल अदरवाइज, हम उसको डील को 126 की डील थी, वो हो नहीं पाई। तो फिर प्रधानमंत्री ने जाके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में 36 रफाल लेकर आए थे। अब उसी जगह में हमने नेक्स्ट डील करी है MRF में। अब MRF में आपको 5th जनरेशन का कोई नहीं देगा, उसकी कॉस्ट भी बड़ी होगी, उसके वेपन भी बड़े कॉस्टली होंगे, क्योंकि वो बड़ा एक्सक्लूसिव है। तो हम क्या, उससे नेक्स्ट जो लोअर जनरेशन 4.5 वो ले लें। तो उसमें बड़े सारे एयरक्राफ्ट हैं, बड़े सारे कॉम्पिटिटर हैं। उसमें USA की 2 कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट में माए वो हैं, एंड देन रशिया की हैं, उसमें फ्रांस भी है, फ्रांस का रफाल फिर से उसमें है। तो जो भी अब कंपटीशन है, बेस्ट निकलेगा जहाज, और जिनके बेस्ट उनके डील होंगी, वो जहाज हम लेंगे। उसमें बस हमारे जो गवर्नमेंट की कोशिश है वो ये है कि सिंस ये डील जो है कम से कम $20 बिलियन की होगी, सबसे हाईएस्ट डील, और इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। ओके। तो इसमें हमें फिर ये है कि सिंस अगर हम हमारा देश खरीद रहे हैं, तो हम फिर चाहेंगे कि हमारी टर्म्स जो है सबका, तो उस मैंने आर्टिकल अभी रिसेंटली लिखे, मैं आपको शेयर किया, जो उसमें क्या है, हम उस डील में फिर हम अपना फायदा निकालेंगे, हमें इंडियन टेक्नोलॉजी मिले। देखिए, ये जरूरी है, आर्म ट्विस्टिंग, यहाँ पे एक डिप्लोमेसी काम करेगी, यहाँ पे मिलिट्री काम नहीं करेगी, यहाँ पे डिप्लोमेसी काम करेगी। सो जो डिप्लोमेटिक डील होगी, उसमें हम ये मांगेंगे कि हमें इंडियन टेक्नोलॉजी 100% दी जाए, शायद 100% ना मिले, एटलीस्ट 80%, 70%। और दूसरी हम कहेंगे कि ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं इंडिया में बनाए गए। उससे 2 फायदे हैं, जब वो इंडिया में बनेगा तो सारी इंडस्ट्री यहाँ सेटअप होंगी, तो हमारे देश के लोगों को कितने जॉब्स मिलेंगे, आप सोचिए, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा, जब वो हमारे यहाँ बनाएंगे, हमारे लोग सीख लेंगे उनसे, ऑब्वियसली जब हम बनाएंगे तो सीखेंगे, वो मशीन आ जाएगी, तो वो हमें नॉलेज मिलेगी वहाँ से, और फिर आगे आने के समय हम अपने बना सकते हैं। तो ये
तरीका है जो इस डील का, क्योंकि इतनी बड़ी डील है और सारे देशों के बेस्ट टेक आउट है, वो सब देश चाहते हैं हमें मिल जाए, उनके लिए भी बहुत बड़ी डील है। तो अभी ये कंपटीशन चल रहा है, देखिए जरा। तो हमारे पास जो एक आउट होंगे वो 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, लेकिन एज ऑफ टुडे जैसे आप पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एक आउट नहीं है, ना हमारे पास है, ना पाकिस्तान के पास है, सिर्फ चाइना के पास है। वो क्लेम करते हैं, वो वॉर बताएगी कि वो 5th जनरेशन की नहीं है, वो क्लेम करते हैं। जो एक उन्होंने यूएसए के एक F-22 रैप्टर का डिजाइन चोरी करके बनाया, चाइना इज नोन फॉर दिस, उन्होंने उसका करके किया है, उन्होंने J-20 करके बनाया है, जो बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट कॉपी है F-22 रैप्टर की। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई जहाज नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब हम वीक है, हम वीक नहीं है। हाँ जी सर, अभी हमारे यहाँ पिछले कुछ समय से एक डिफेंस एक्सपो भी लगता है, वो अभी फिलहाल पिछले 5-6 सालों में काफी चर्चा में आया है। हाँ जी। तो उस डिफेंस एक्सपोज में हमारे यहाँ की कंपनीज भी एग्जिबिट करती हैं और बाहर की कंपनीज भी एग्जिबिट करती हैं। तो क्या इस तरह के डिफेंस एक्सपो होने से भी हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, इनको स्ट्रेंथन मिलती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जगह पे यू हिट द नेल ऑन हेड। ये देखिए, पहले क्या था, हम बिल्कुल जो अर्लियर डेज में हम लोग सिर्फ काम करते थे गवर्नमेंट एजेंसी, PSU डिपेंडेंस, क्योंकि उस समय हमारा देश अभी उन्नति नहीं कर पाया था, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री गिने जाते थे, तो इतनी हमारे एडवांस नहीं, तो हमें अपने लोगों को स्टेबलाइज करना था। जो पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो ये अपने देश के लोगों को स्टेबलाइज करना है, उनको खाने पीने के लिए एक आय मिले, उनको घर मिले, ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में। तो गवर्नमेंट हैड टू रोटेट, तो उनको एक PSU बनाने पड़े ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो जैसे उसके लिए HAL बनाया गया, हिंदुस्तान लिमिटेड, बेल बनाया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, DRDO बनाएगा, जो साइंटिस्ट सारे वहाँ पे रिसर्च। तो इस तरह की बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और ऐसे ही हमने अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई जहाँ वेपन हम खुद बनाते थे, जो भी थर्ड वर्ल्ड वेपन थे वो बनाना। तो ये सब एम था PSU बनाने का, उससे हम चलते हैं। हमने कभी भी प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ देखा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड बदलता गया, हमारे यहाँ इकोनॉमिक चेंजेस आए, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ये ओपन किया कि नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाना है। तो प्राइवेट प्लेयर आते गए, अब हम PPP मॉडल पे आ गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल से क्या फायदा हुआ है, गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, देश को भी फायदा हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ, और प्राइवेट इंडस्ट्री को भी फायदा है। तो उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा हमने देखा USA जैसे है, उसका डॉलर सबसे मजबूत है। और क्यों मजबूत है, क्योंकि दुनिया जहां के सब वेपन्स सारे सप्लाई बेस्ट है वो USA करते हैं, तो ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू है। तो अपने देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें भी अपनी डिफेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट डिफेंस की है, सबसे बड़ा कॉस्टली वो है, अगर हम अपने देश में बना लें तो हमारा वो खर्चा बचेगा, और ना सिर्फ बचा लें, हम उसको शायद एक्सपोर्ट भी कर पाए, तो उससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, हमारी कैपिटल गेन होगा वहाँ से। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए प्राइवेट पार्टनरशिप को लाया गया, उससे बहुत फायदा हुआ है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और अब हमारी उसका तरीका कैसे था कि कैसे सबको बुलाया जाए, तो आपको कोई ना कोई एक मीटिंग बुलानी पड़ी जैसे, तो उसी तरह का हमने क्या किया, डिफेंस एक्सपो शुरू कर दिया। डिफेंस एक्सपो से पहले सबसे पहले हमारा शुरू होता है बेंगलोर एयर शो। तो बेंगलोर एयर शो पिछले करीब 15 साल से चल रहा है। उसमें हमने क्या, हम हर साल बेंगलोर में एक एयर शो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सारे दुनिया के एक आउट इंडस्ट्रीज, वेपन, वो सब आके उनको देते हैं, वो आके अपने अपने शोकेस करते हैं। फिर यहाँ की कंपनियाँ उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं। उन्होंने क्या किया, हमने ओपन करे, हमने अपने जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े रिलैक्स करे। उसमें जो प्राइवेट बाहर से प्लेयर आना चाहते हैं, अमेरिका से या फ्रांस से या जर्मनी से, हमने उनके लिए बड़ी सुविधाएं दी कि आपको लैंड थोड़े सस्ते रेट पर मिलेगा, आपको जो क्लियरेंसेज हैं वो आपकी सारी क्लियरेंस एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन, मतलब महीने में कर देंगे। तो फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेज, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री फटाफट सेटअप कर पाए। उसके कारण भी उन्होंने अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, एक आपको जो मान लीजिए उनका ड्रोन है, UAV होता है, UAV अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या RPA, उसका विंग बनाने हैं, तो अपनी कंट्री में बनाते हैं, उनको बड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो लेबर बड़ी कॉस्टली है। उन्होंने फैक्ट्री यहाँ खोली, हमने अलाउ कर दिया, यहाँ के लोग हमारे काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी आ गई, उनका आमदनी का जरिया हो गया, लोगों को जॉब मिल गया, और हमें टेक्नोलॉजी भी मिल गई,
काम, इस तरह करके हमने बहुत सारी कंपनियों को अलाउ कर दिया। तो पूरी एक डिफेंस कंपनियां खुल गई। अब आप सोचिए ये सब प्रोग्रेस होते होते जब प्रधानमंत्री जी ने, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री, उन्होंने आत्मनिर्भरता का जब आह्वान दिया तो हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स, जितने हमारे यंग IITians हैं, NITians हैं, उन सबको गवर्नमेंट फंडिंग दी गई। तो आप कुछ इन्वेंट करो ड्रोन। मैंने बाय द वे जस्ट टेल यू, आपको मैंने बताया था जब आपने बोला है, पूरी कंट्री की रिवाइज ड्रोन पॉलिसी मैंने चेयर करा, वो पूरी हमने सबमिट करी। उसमें हमने यही लिखा था कि अपने देश के टैलेंट को मौका दीजिए। तो एक पूरा ड्रोन फेस्टिवल लगाया गया, DFI, ड्रोन फेस्टिवल इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद आके इनॉग्रेट किया। वो उसमें फिर नए नए टैलेंट आए, उनको दिया गया, उनको पैसे दिए गए, गवर्नमेंट फंडिंग की। आज हमारी ड्रोन इससे बड़ी सक्सेस कम है। हमने ड्रोन दीदी करके एक काम बनाया है, जिसमें जो गाँव की हमारी लड़कियां बच्चियां हैं, 12th पढ़ी हैं, 10th पढ़ी हैं, उनको ड्रोन ऑपरेटर का कोर्स फ्री कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और अब वो किसानों के लिए ड्रोन उड़ाती हैं, वो स्प्रे करने के लिए। तो देखिए उनको जॉब मिला, किसान के बच्चों को अपने घर में ही उनकी बच्चियां कर रही हैं। तो इस तरह के बड़े सारे इनिशिएटिव लिए गए। ऐसे ही डिफेंस एक्सपो किया गया। डिफेंस एक्सपो का दायरा बढ़ाते गए हम, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाएगा, हमारी देश की छोटी कंपनियां आई, आपस में कोलैबोरेट करा, मीटिंग्स हुई, उनको देखा हम उनसे क्या ले सकते हैं, वो हमसे क्या ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने JUs अलाउ किए, JV, जॉइंट वेंचर्स, जो पहले नहीं थे। अब उस जॉइंट वेंचर में क्या किया, हमने पार्टनरशिप अलाउ कर दी। दैट मीन्स मेन पार्टनर इंडिया का रहेगा 49%, 50% फॉरेन का पार्टनर 51, so that we have the partner with us, and then it is through at least another Make in India concept। फिर हमने ये सब अलाउ करा। अब देखिए हमारे फाइनली हमने डिफेंस कॉरिडोर बना दिए, 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में। अब उसमें पूरी जितनी इंडस्ट्री है इंडिया की, बाहर की, टैलेंट, उन सबको मौका दिया जा रहा है। और ये बहुत आने वाले समय में आप देखिए हमारे दोनों डिफेंस कॉरिडोर बहुत ही बड़े कॉरिडोर बनेंगे हमारे देश के। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। राइट। अभी हम LCA का एक्सपोर्ट, हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। श्रीलंका, जो बाकी इंडोनेशिया वगैरह, उनसे हमारी बहुत अच्छी टर्म्स हैं, उन्होंने हमसे कही थी। अब हम LCA जहाज को भी बेचने जा रहे हैं। श्रीलंका के एयर चीफ आए थे, मैं वहाँ पर था, उन्होंने, तो वो बड़े इंटरेस्टेड है। ये सब चीज़ें हम अब डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह जी ने बताया था रिसेंटली कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 16% इजाफा हुआ है लास्ट। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। एक और चीज़ सॉरी मैं भूल गया, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया जो स्कीम शुरू किया, सागर माला जी, उसमें पूरे अक्रॉस द एंटायर दिस कंट्री पेनिनसुला पोर्शन, जैसे मान लीजिए कच्छ से लेके और वेस्ट बंगाल तक पूरा पूरा घूमिए। उसमें करीब 25 से 26 नए पोर्ट खोले जाने। आप शिपिंग, मिडलॉन्ग डॉक, दूसरे जो हैं उन सबको पूरे बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरह सारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है पूरी डेवलप की जा रही है। ये सब डिफेंस के काम, ये हर चीज़ जो है ये बड़ा अच्छे पैमाने पर हो रहा है और हमारे देश में बहुत प्रोग्रेस हो इस चीज़ को। तो ये आपने बड़ा अच्छा कुछ हो कि हम डिफेंस कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम सभी चीज़ें, हम टैंक अपना बना रहे हैं, अब मिसाइलें अपनी बना रहे हैं। हमारी बड़ी घातक मिसाइलें DRDO ने बनाई हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की है, एयर टू एयर मिसाइल। हम अपने जितने हमने वेपन लिए हैं सब Su-30 पे ट्रायल कर चुके हैं। सो हर चीज़ हो रही है। तो ये एक बड़ा पूरे जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बड़ी अच्छी है, हमारे देश के लिए हो रही है। राइट। सर ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि किस और कितना तरीके से प्रोग्रेस इस पूरे सेगमेंट में हमारे कंट्री में हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि हम अगर कारगिल वॉर को देखें तो करीब करीब 2 महीने के आसपास वो रहा। फिर उसके बाद 71 वाला जो वॉर था वो शायद कुछ 14-15 दिन के आसपास था। फिर 65 वाला जो वॉर था वो भी शायद कुछ 4-5 महीने के आसपास था, आई एम नॉट रॉन्ग। पर आजकल जो वॉर हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर लगभग 2 साल से ज़्यादा, इजराइल हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी 8-9 महीने हो गए। तो इतनी लंबी लड़ाई के लिए क्या वाकई में आज हमारी कंट्री भी, भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, पर अगर कोई आती है तो क्या ऐसी लंबी लड़ाइयों के लिए भी हम तैयार हैं? देखिए ये प्रश्न बड़ा वाजिब है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं बड़ा खुश हूँ आपने इस बारे में सोचा। नहीं तो हमारे यहाँ तो थिंकर नहीं सोचते इस बारे में, स्टडी थिंकर। देखिए 2 चीज़ बता, आपको हर चीज़ को सिचुएशन है, आप एक सेम यार्डस्टिक सब जगह नहीं लगा सकते। मतलब सेम जो आपने एक
टेम्पलेट है वो हर जगह लिए कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ पर जो अगर युद्ध होगा, कुछ होता है आपस में, तो तीन ही लोग हैं हम। चाइना हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन। अब यहाँ पे मोस्ट वोलेटाइल सिचुएशन क्या है कि पूरे दुनिया में ये तीन ही ऐसे देश हैं जो तीनों एक दूसरे के मतलब दुश्मन है। तीन में से दो मतलब एक दूसरे हैं, वो तीनों न्यूक्लियर देश है। ये बहुत बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड के ऊपर है। तो तीनों अगर मान लीजिए चाइना हम पर अटैक करता है और हम उसको खींचना चाहते हैं, तो हमारा बहुत नुकसान होता है। हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, लास्ट स्टॉक। न्यूक्लियर वेपन किस लिए बनाए गए हैं? इट इज लाइक डेटरेंस, कि ताकि आप हम पर ऐसा हमला ना करो कि हम बिल्कुल, जब हमें लगे हम बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, हमारा देश अब चाइना बिल्कुल लेट से खत्म करने वाला है, तो हम न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं यूज करेंगे, किस लिए रखे हैं? तो ये चाइना को थ्रेट है। सेम वे अगर हम पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है और पाकिस्तान को लगेगा कि अगर उनका देश बिल्कुल खत्म होने वाला है, भाई इंडिया में खत्म कर देगा, तो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। और पाकिस्तान तो कहता है, वो तो कहता है FU, मतलब फर्स्ट यूज। हम कहते हैं NFU, नो फर्स्ट यूज। भाई हम उसको तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक मतलब बिल्कुल अंत ना हो जाए। वो पाकिस्तान को कहता है फर्स्ट यूज, हम तो इमीडिएटली यूज करेंगे। तो ये अपने आप देश को युद्ध से बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं। देखिए सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज से आसपास सब जाएंगे, फिर पूरी वहां की ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आप एग्जांपल देता हूँ, जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो यूज किए गए थे, उस जमाने में उनकी सिर्फ जो वेटेज थी वो 10 किलो न्यूटन टन थी। दैट्स ऑल, सिर्फ 10 kg के वेपन थे। आज जो है मेगा टन के वेपन है। आप सोचिए कितनी, उस एक 10 kg वेपन ने पूरे मतलब जापान को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया था, सदियों तक उनके नहीं रिकवरी। तो आप सोचिए मेगा टन 1000 गुना, उसका क्या हो, आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसे USA के पास और रशिया के पास ऐसे हजारों वेपन है। चाइना के पास है, चाइना के पास 900 से ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। तो इस यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो लड़ाई न्यूक्लियर बैकग्राउंड में होगी कि तीनों देशों का न्यूक्लियर है। तो कोई भी देश उसको लड़ाई को इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा कि यार सालों साल चलते रहो, हो जाए हमारी कुछ। तो यहाँ पे जो वॉर होगी वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट ही होगी। क्योंकि जैसे ही वॉर शुरू होगी, USA, रशिया, चाइना, वो जो बाकी देश हैं, फ्रांस, UNO, सब यहाँ कूद पड़ेंगे कि भैया वॉर बंद करो। क्योंकि उन्हें पता है कि इनमें से कोई एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेगा और फिर खत्म, फिर न्यूक्लियर वॉर, पूरी ह्यूमैनिटी खत्म। तो यहाँ पे हमारे से ज्यादा बाकी दुनिया डरती है कि यहाँ वॉर ना हो। आप समझ रहे, बड़े अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। ये खतरा बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो इसलिए वॉर, यहाँ लंबी वॉर हो ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। अब रशिया यूक्रेन पे आते हैं। यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, तो रशिया चले जा रहा है। यूक्रेन को रशिया जो है वो 10 दिन में वॉर खत्म कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अब NATO कंट्रीज और USA वेपन पे वेपन सप्लाई कर रहा। तो जैसे वो वेपन, इसका मतलब ये वॉर जो है ये रशिया यूक्रेन की नहीं है, ये वॉर रशिया और NATO की है, परोक्ष में, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन है तो NATO। सारे वेपन, टैंक दे रहा है उनको, मिसाइलें दे रहे हैं, दुनिया के वेपन दे रहे हैं, अब F-16 भी देने आ रहे हैं। तो मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहे। तो जब तक आप ये आर्म सप्लाई करते रहेंगे, लोग रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। और US तो चाहता है लड़ाई चले, बिकॉज उनको डॉलर मिल रहे हैं। वो एड देता है, UN एड देता है यूक्रेन को उसी एड के पैसे वापस लेके वेपन दे देता है। घुमा के पकड़ना, तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है और यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करा रहा है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझना चाहिए कि मैं उनकी बातों में आकर अपने देश खुद रहे, वो एक अलग चीज़ है। अब आप जाइए इजराइल और उस पर आ जाइए, इजराइल और हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेला हमास नहीं कर रहा है। हमास, हूथी और हिजबुल्ला, ये तीनों ईरान के प्रॉक्सी हैं। इन तीनों को वेपन सप्लाई ईरान कर रहा है और छुपे रूप से चाइना भी कर रहा है। वो चाइना का इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत शायद रशिया का इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इजराइल जो है USA का दोस्त है। तो रशिया कहता है अगर तुमने मुझे यूक्रेन की लड़ाई में फंसाया, मैं तुम्हें इजराइल उसकी लड़ाई में फंसा लूँ। तो हो सकता है इनको वेपन दे रहा हूँ। तो अब हमास को, हिजबुल्ला को, हूथी को, इन तीन बड़े बड़े देशों से वेपन मिल रहे हैं, वो तो टेरर करते रहेंगे, तो इजराइल भी क्या लड़ता रहेगा। इसलिए ये, और दोनों जो है, अब हूथी, हिजबुल्ला और हमास, ये कंट्रीज नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इजराइल के पास शायद हो,
संदेशा है, उसने बोला नहीं है, लेकिन शायद हो, लेकिन वो किसके ऊपर यूज करेगा? हाँ, वो एग्जैक्टली। टेररिस्ट, अगर देश हो तो यूज करेगा, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैले हुए हैं, तो वहां भी न्यूक्लियर इश्यू नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है, तो ये लड़ाई चलती जा रही है। वो कभी मेडिटेरेनियन सी में उनके तोड़ देता है कोई, तो ये आप बड़े पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। हमारा जो मीडिया है वो ऑनेस्टली क्या है, वो एनालाइज नहीं करते हैं, वो एक किसी को ला के किसी से बात करते हैं स्पेशलिस्ट से, और वो बोलता है हाँ जी बहुत जगह नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वॉर होगी वो किस कंडीशन में होगी और उसके क्या इम्प्लीकेशन है। यहाँ पे आप सोचिए, जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक करी, इमीडिएटली यूएसए से प्रेशर आ गया। कारगिल जब युद्ध हुआ, फिर से यूएसए बीच में आके खड़ा हो गया। जब 1971 में हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, बंटवारा किया उसका, तब भी यूएसए की फ्लीट आ गई थी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। तो यूएसए को मालूम है, तब हम शायद न्यूक्लियर नहीं थे, उसके बावजूद यूएसए इंटरवेंट, अब तो उसको पता है हम न्यूक्लियर है। तो इसलिए यूएनओ, यूएसए, फ्रांस, सारी यूरोप यूनियन, सब लोग बीच में आके खड़े हो जाएंगे, भैया वॉर बंद की जाए, क्योंकि वो कोई नहीं चाहेगा आपकी जो वॉर है न्यूक्लियर पॉइंट तक, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तक पहुंचे, इसे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो 5-6 दिन 10 दिन वॉर चलने देंगे, जैसे उनको न्यूक्लियर वाला आ रहा है, चाहे पाकिस्तान में करने वाला हो, चाहे इंडिया करने वाला, चाहे चाइना, वो वॉर आपकी रुकवा दी जाएगी। तो यहाँ लंबी वॉर होना अब मेरे हिसाब से आने वाले समय में मेरे लॉजिक से संभव नहीं है, अनलेस डिसअपॉइंट हो। ये मेरा विचार है, अब उसके चर्चा हो सकती है, ठीक है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना समय दिया और इतने डिटेलिंग में इतने अच्छे से बातों को समझाया और बताया, और आई एम श्योर जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेगी, बहुत सारे उनके मिसकंसेप्शंस दूर होंगे और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी जो कि आपने शेयर करी। सो सर, आपने इस टॉपिक पर बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना समय दिया और मैं अपनी बात कह पाया। आई होप हमारी जो यंग जनरेशन है, मेरे अगर कहने से उनको कुछ अच्छी बातें लगती हैं, सीखते हैं देश के लिए और हमारे देश की सेना के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। जरूर आपसे इन फ्यूचर और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद। जय हिंद।